गुड मॉर्निंग। आज का लिए जो टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर डिवाइस से ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से क्वेश्चन बनता है वो कंपटीशन एग्जाम के लिए, नीट जेई के लिए है ना। एम्पलीफायर से जो भी क्वेश्चन बनेगा उस टाइप के क्वेश्चन के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि एम्पलीफायर होता क्या है। एम्पलीफायर में जितने टर्म होते हैं, धारा लाभ, वोल्टेज लाभ, शक्ति लाभ है ना, प्रतिरोध लाभ, तो जो क्वेश्चन बनते हैं है ना, इसको शॉर्ट रिवीजन टाइप समझ लीजिए। और ये हम केवल नीट जेई कंपटीशन के हिसाब से ही बताएंगे है ना। उसका डिटेल में उसकी वर्किंग पर हम नहीं जाएंगे है ना। फार्मूला, उन फार्मूला से क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस पर बताना है हमको। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर करेंगे लेकिन उसकी वर्किंग प्रोसेस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, स्टार्ट से लास्ट तक यदि आप उसमें बने रहेंगे तो उससे आने वाला क्वेश्चन कभी आपसे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, एम्पलीफायर नाम ही अधिक चलता है। एम्पलीफायर यानी प्रवर्धक बोलते हिंदी में, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, तो इसमें ये बता दें, अब वहाँ पर प्रश्न तो कई उठते हैं सबसे पहले कि ट्रांजिस्टर क्या होता है ना। तो हम शॉर्ट में सब कुछ बता देंगे। देखिए ट्रांजिस्टर क्या होता है, 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, पीएन संधि डायोड से बनी हुई युक्ति होती है। ट्रांजिस्टर 3 अब पूरा हमको लिखना नहीं है ना। ट्रांजिस्टर जो है वो क्या होता है, अर्धचालकों से बनी युक्ति होती है। उसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। उन 3 भागों में से एक को बोला जाता है उत्सर्जक, दूसरे को बोला जाता है, लास्ट वाले को संग्राही, बीच वाला जो होता है वो आधार होता है ना। ये यदि ये PNP हो सकता है या कि फिर यही ऐसा भी हो सकता है ना, NPN, ये तो ये भी इसमें ये, ठीक है ना। PNP अथवा NPN, तो उत्सर्जक, आधार, संग्राही। आधार जो होता है पतला होता है, आधार को पतला बनाया जाता है, ये भी है, आधार को पतला बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। और उत्सर्जक इमीटर होता है, उत्सर्जक इमीटर होता है तो ई लिख देते हैं। आधार बेस B, संग्राही यानी कलेक्टर तो C, ठीक है ना। यानी उत्सर्जक, आधार, संग्राही जो है तो EBC, इमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है ना। ये इसका सिंबल डायग्राम क्या होता है, ट्रांजिस्टर का सिंबल डायग्राम देखिए क्या होता है। जैसे इस प्रकार बनाते हैं, ये रहा, ये इसको बोलते हैं इमीटर बेस कलेक्टर। और यदि इसको अंदर तरफ ये डायरेक्शन कर दिया जाए तो ये PNP माना जाता है। और यही यदि बना के इसमें यदि डायरेक्शन को बाहर तरफ दिखा दिया जाए तो इसी को क्या कहा जाता है, NPN, ठीक है ना। यदि इमीटर से बेस की तरफ डायरेक्शन रहेगी तो ये PNP कहलाएगा, और यदि बेस से इमीटर की तरफ रहेगा तो NPN कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिस्टर के बारे में इतना। अब इसमें ये बता दें इमीटर, अब उत्सर्जक, आधार, संग्राही। इमीटर एक उत्सर्जक होता है, आधार बेस होता है, संग्राही कलेक्टर होता है ना। उत्सर्जक, आधार, संग्राही ये बोलने में थोड़ा कठिनाई जाती है तो EBC बोल देता है आदमी, इमीटर बेस कलेक्टर, या इंग्लिश वर्ड का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा है ना। इमीटर हम बोल देंगे नहीं, इमीटर उत्सर्जक होता है, बेस बोल देंगे आधार होता है, और कलेक्टर बोल देंगे तो संग्राही है ना।
वैसे हम हिंदी में ही बोलेंगे, पर मान लीजिए बीच में कहीं बोल देते हैं तो समझते रहिएगा कि उत्सर्जक इमीटर होता है, बेस का आधार होता है और संग्राही कलेक्टर होता है। तो इसमें इमीटर बेस को क्या किया जाता है, अग्रभ्नित में। इसमें दो जंक्शन होते हैं, देखिए ये एक है ईओबी जंक्शन, ईओबी संधि एक होता है ना, और एक बी और सी संधि होता है। इमीटर एक इमीटर होगा एक कलेक्टर साइड से, तो इसमें उत्सर्जक आधार जो होता है, उत्सर्जक आधार, और एक होता है बेस कलेक्टर। ये तो उत्सर्जक आधार को जब करते हैं तो अग्रभ्नत में किया जाता है, किसमें, अग्रभ्नत में। अब बेस संग्राही को जब करते हैं तो ये वाली संधि को क्या किया जाता है, पश्च अभिनत में। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, उत्सर्जक आधार संधि को हमेशा अग्रभ्नित में और आधार संग्राही संधि को हमेशा पश्च अभिनत में। ठीक है ना। क्या क्या बोल दिया हमने ये बोला कि उत्सर्जक आधार इसको कैसे जोड़ते हैं, अग्रभ्नत में, और आधार संग्राही संधि को कैसे जोड़ते हैं, पश्च अभिनत में। अब अग्रभ्नत पश्च अभिनत का जानते होंगे, पी जो है उच्च विभव, अग्रभ्नत का मतलब होता है पी उच्च विभव पर हो, पी उच्च विभव एन निम्न विभव, तो ये होता है अग्रभ्नत। और यदि पी निम्न विभव पर हो और एन उच्च विभव पर, तो ये क्या होता है, पश्च अभिनत। यानी उत्सर्जक आधार संधि को अग्रभ्नत में जोड़ा जाता है और आधार संग्राही संधि को पश्च अभिनत में जोड़ा जाता है, ये नियम है। ठीक है ना। उत्सर्जक आधार संधि को, अब यहाँ उत्सर्जक आधार संधि जो लिखा है, तो उत्सर्जक आधार संधि न कहेंगे, कोई कहे तो उत्सर्जक, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि उत्सर्जक को अग्रभ्नत में जोड़ा जाए, केवल ये बोल दिया जाए। इसमें संग्राही को पश्च अभिनत में, है ना, इसमें सी भर बोल दिया जाए। ध्यान रखिएगा, उत्सर्जक आधार संधि को अग्रभ्नत में जोड़ा जाता है, आधार संग्राही संधि को पश्च अभिनत में जोड़ा जाता है। अब शार्ट में कोई लिख दे कि उत्सर्जक को अग्रभ्नत में, संग्राही को पश्च अभिनत में, तो भी समझ लेना। ठीक है ना। तो ये रहा। अब ट्रांजिस्टर का जब उपयोग करते हैं प्रवर्धक के रूप में, तो उसमें तीन प्रकार से वैसे होता है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ संग्राही। आप लोगों के जो सिलेबस में हम उसी पर फोकस करेंगे, दूसरे में मत जाओ। उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग पढ़ना है, समझना है। ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट उसी पर आते हैं। अब थोड़ा सा ये प्रवर्धक जो वर्ड आया है, क्या है प्रवर्धक, वो होता है, प्रवर्धक का मीन्स होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज, वो प्रत्यावर्ती, जैसे अब मान लीजिए इनपुट वोल्टेज आपने दिया और उसके आयाम को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, यानी क्या होता है कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, या उसके आयाम को बढ़ा देता है, ये कह सकते हो, उसको क्या कहा जाता है, प्रवर्धक। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम वहाँ पर उस फार्मूला पर जल्दी से पहुँचने वाले हैं जिसकी बहुत ज़रूरत है आगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यानी वह यंत्र जो प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की शक्ति को क्या करता है, बढ़ा देता है, वो प्रवर्धक कहलाता है। बढ़ाने की क्रिया को प्रवर्धन कहते हैं, है ना। बढ़ाने वाले यंत्र को प्रवर्धक, है ना, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज की शक्ति को बढ़ा देना प्रवर्धक कहलाता है, बढ़ाने वाला यंत्र, बढ़ाने की क्रिया प्रवर्धन। और ये इसका सिद्धांत होता है कि निवेशी सिग्नल में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर संग्राही साहब में
निवेशी में परिवर्तन करेंगे तो निर्गत में ज़्यादा परिवर्तन होना। अब निवेशी में कौन होगा क्या होगा वो चित्र पर ही आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो सीधे हम डायरेक्ट वहाँ चित्र में चलते हैं और उसके आधार पर हमको जो क्वेश्चन बताना है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक डायग्राम बनाते हैं प्रवर्धक के लिए। ये हो गया। अभी इसमें ये नहीं पता है कि ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर। यदि हम ऐसे कर देते हैं ई से बी की तरफ तो ये पीएनपी हो गया। अब ये क्या हो गया, पीएनपी। इधर P प्लस से है, N माइनस से अग्रभनित, और उधर VO आउट, VO बोल सकते हैं। और ये V इनपुट, ये VEB और ये VEC। हमने ये बोला है उत्सर्जक को अग्रभनित में करना है। ये P है, ये N है, ये P है। उत्सर्जक को अग्रभनित में करना है यानी P को प्लस कर दिया जाए, ये माइनस, और संग्राही को पश्चाभृत में करना है तो ये माइनस कर दो। क्या कहा था हमने ये बोला है कि उत्सर्जक को अग्रभनित में करना है। अग्रभनित मतलब P का विभव अधिक हो तो P यानी उच्च विभव प्लस कर दिया, P प्लस से हो या माइनस से हो तो अग्रभनित होता है। इधर आधार संग्राही, आधार इसके रिस्पेक्ट आपको देखना है तो संग्राही P को माइनस कर दिए पश्चाभृत। ये जो आउटपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज, दिया गया वोल्टेज इस प्रकार से है और इसमें जो प्राप्त होने वाला है वो इस प्रकार होता है। ये आउटपुट सिग्नल और ये इनपुट सिग्नल। ये अब इसमें देखिए ये इनपुट, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो इसलिए दिखाया गया है। अब यहाँ पर ये देखिएगा इसको आउटपुट, ये यहाँ पर उत्सर्जक है, ये आधार है, ये संग्राही है। क्या उत्सर्जक, आधार, संग्राही। जो उत्सर्जक धारा होती है उसको IE लिखा जाता है, आधार धारा को IB लिखा जाता है और संग्राही धारा को IC लिखा जाता है। उत्सर्जक धारा, आधार धारा और संग्राही धारा। अब आप लोग ये कहेंगे कि ये डायरेक्शन कैसे आपने कह दिया। आप लोगों को समझ लीजिए, अच्छे से ध्यान देना। अंदर तरफ धारा जाएगी तो PNP होता है, यदि उत्सर्जक धारा अंदर आती है तो PNP होगा, यदि उत्सर्जक धारा बाहर आती है तो NPN होगा। और ये समझ लो कि उत्सर्जक से उल्टा, उत्सर्जक धारा से उल्टा आधार और संग्राही दोनों होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि यदि उत्सर्जक वाली अंदर आ रही है तो आधार और संग्राही बाहर जाएंगी, और यदि उत्सर्जक वाली ही बाहर जा रही है तो आधार और संग्राही अंदर तरफ आएंगी। समझ में आ गई बात। यदि उत्सर्जक धारा आ रही है तो आधार और संग्राही बाहर जाएंगी, यदि उत्सर्जक वाली धारा ही बाहर जा रही तो आधार संग्राही अंदर आएंगी। याद रखना ये,
ठीक है ना। और ये भी जान लो किरचॉफ के नियम से IE बराबर IB प्लस IC, क्योंकि इस संधि की तरफ ये धारा आ रही है, ये दो ठो जा रही है, तो आने वाली धारा का योगफल बराबर जाने वाली धाराओं का योगफल। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ना। अब यदि मान लीजिए ये वाली जाएगी तो दो ठो आएंगी, तब भी यही होगा, यानी एक आ रही तो दो जा रही, तो ये फार्मूला, और एक जा रही दो आ रही तब भी यही फार्मूला। मतलब I = IB प्लस IC हर ट्रांजिस्टर के लिए होगा, चाहे वो PNP हो चाहे NPN, ठीक है ना। तो ये क्या कहा हमने, इसको उत्सर्जक धारा कहेंगे, इसको आधार धारा कहेंगे, इसको संग्राही धारा कहेंगे, ठीक है ना। ये इनपुट वोल्टेज है, ये क्या है, आउटपुट वोल्टेज। इसको क्या कहा जाता है, ये इनपुट रजिस्टेंस है Rin, और ये आउटपुट रजिस्टेंस है, ठीक। ध्यान दीजिए, इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, इनपुट रजिस्टेंस कह सकते हैं, RB कह सकते हैं, ठीक है ना। इनपुट रजिस्टेंस बोलो चाहे RB बेस रजिस्टेंस, ठीक है। इस वाले को चाहे आउटपुट रजिस्टेंस बोलो, चाहे RC बोलो, चाहे इसी को RL भी लोड रजिस्टेंस बोला जाता है, लोड प्रतिरोध भी लिखा रहता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये संग्राही का प्रतिरोध बोलो चाहे निर्गत प्रतिरोध, Rout, Rin माइंड निवेशी प्रतिरोध, निवेशी समझ जाओगे ना। और ये आधार का प्रतिरोध, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही इसको क्या क्या कहेंगे, निवेशी वोल्टेज बोल सकते हैं, निवेशी वोल्टेज VI, या आधार वोल्टेज भी बोल सकते हैं VB, ठीक है। ठीक ऐसे ही इसको क्या कहेंगे, इसको निर्गत वोल्टेज VO, या कि संग्राही वोल्टेज VC। क्या क्या कहा हमने, सब कुछ समझ लेना अच्छे से। ये PNP ट्रांजिस्टर है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में। उभयनिष्ठ उत्सर्जक की दोनों बैटरी के बीच में उत्सर्जक आ रहा है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक में PNP ट्रांजिस्टर प्रवर्धक है, ये दोनों बैटरी के बीच में कौन है, उत्सर्जक है, इसलिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक हो गया। इसका अब कोई काम नहीं है। अब इधर क्या है, संग्राही, इधर कौन है, आधार। इनपुट साइड में कौन पड़ता है, आधार। इनपुट साइड में कौन है, आधार। निवेशी साइड में कौन है, आधार। संग्राही साइड में कौन है, आउटपुट साइड में कौन है, सारी संग्राही। आउटपुट साइड में कौन है, संग्राही। क्या कहा हमने, इनपुट साइड में आधार, आउटपुट साइड में संग्राही, और उत्सर्जक तो उभयनिष्ठ हो गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब सीधे सीधे ये जानना कि आउटपुट साइड में कौन है, संग्राही है, और इनपुट साइड में कौन है, आधार। आधार में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो संग्राही में भी तेजी से परिवर्तन होगा, ठीक है ना। इनको जरूर समझना है। इसको हमने इनपुट रेजिस्टेंस बोलो चाहे आधार निवेशी प्रतिरोध बोलो चाहे आधार प्रतिरोध कहो, इसको निर्गत प्रतिरोध बोलो चाहे संग्राही का प्रतिरोध बोलो चाहे लोड प्रतिरोध ही बोल दो। ऐसे ये इनपुट वोल्टेज VI कहो, VI भर लिखा रहता है, या कि ये आधार वोल्टेज, और ये आउटपुट वोल्टेज कहो चाहे इसी को संग्राही वोल्टेज कह सकते हो, ठीक है ना। इनको विशेष ध्यान देना, इन्हीं का रोल है पूरा आगे जो हम बताने जा रहे हैं, तो ठीक है ना। क्या कहा हमने, ये PNP ट्रांजिस्टर है। PNP की पहचान क्या है कि उत्सर्जक धारा अंदर आती है। यदि उत्सर्जक अंदर आती है तो आधार और संग्राही बाहर जाएंगी। यदि यही NPN होता तो ये बाहर जाती तो ये अंदर आती, तो होता यही फार्मूला। उत्सर्जक को अग्रहित भी किया गया है तो इधर P+ है, संग्राही पश्चात में तो माइनस है, ठीक है ना।
यहाँ पर ये आपको बता दें, ये प्लस के लिए यहाँ माइनस प्राप्त होता है, माइनस के लिए प्लस प्राप्त होता है, यानी निवेशी और निर्गत के बीच कलांतर, यहाँ प्लस के लिए माइनस और माइनस के लिए प्लस। इसमें निवेशी और निर्गत के बीच कलांतर फाई बराबर 180 अंश। ये भी एक प्रश्न बनता है, निवेशी और निर्गत के बीच कलांतर। सीधे सीधे देख लो, ये प्लस वाला है तो प्लस के लिए माइनस है, और माइनस है तो ये प्लस है, और ये बढ़ाता है वोल्टेज, इस शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए इधर छोटा सा डायग्राम दिखाएं, उधर आयाम बढ़ा के दिखा दिए, ठीक है ना। यही यदि उभयनिष्ठ आधार वाला पढ़ते है ना, वो सिलेबस में है भी नहीं, तो उभयनिष्ठ आधार वाले में प्लस का प्लस ही मिलता है, माइनस का माइनस है, तो उसमें उभयनिष्ठ आधार वाले में जो कलांतर होता है वो जीरो होता है, और ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक वाले में जो कलांतर है ना, ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक है, ठीक है ना। ये डायग्राम तो समझ गए होंगे। ये क्या बोला जाता है, हमने कई बार बताया, निर्गत वोल्टेज कहो चाहे संग्राही वोल्टेज कहो, ये लिखा हुआ है। इसको क्या कहेंगे, निवेशी वोल्टेज कहो चाहे आधार वोल्टेज कहो। इसको क्या कहोगे, निर्गत प्रतिरोध कहो चाहे संग्राही प्रतिरोध कहो। इसको क्या कहोगे, निवेशी प्रतिरोध कहो चाहे आधार प्रतिरोध कहो, ठीक है ना। ये VEC, VEB, ई और बी के बीच बैटरी, ये VEC, ई और सी के बीच में, ठीक है ना। इसमें इसका सिद्धांत की बात यदि किया जाए तो इसमें यह कहा जाता है कि आधार वोल्टेज में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर संग्राही वोल्टेज तेजी से बदलता है। आधार में कुछ भी, आधार वाली कोई भी राशि में परिवर्तन करेंगे तो संग्राही वाले में तेजी से परिवर्तन होता है, ये इसका सिद्धांत है। इसमें हमको मेन जो बताना है वो क्या क्या है, देखिए इसमें मेन हमको ये बताना है कि 4 राशियाँ इसमें है, धारा लाभ, वोल्टेज लाभ, शक्ति लाभ है ना, प्रतिरोध लाभ, तो ये हमको बताना है। तो इतनी बात समझ गए होंगे। अब इसमें हमको मेन बताना क्या है, धारा लाभ, प्रतिरोध लाभ, वोल्टेज लाभ, शक्ति लाभ। देखिए धारा लाभ क्या होता है, सुनिएगा। धारा लाभ क्या होता है, संग्राही धारा में परिवर्तन और आधार धारा में परिवर्तन। संग्राही धारा कौन सी है, IC, आधार धारा कौन सी है, IB। तो इनमें परिवर्तन माने डेल IC और डेल IB का अनुपात। संग्राही धारा में परिवर्तन और आधार धारा में परिवर्तन के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। अब संग्राही धारा ना बोलना हो तो आप क्या कह सकते हो, निर्गत धारा, है ना। निर्गत साइड में कौन है, संग्राही, अनिवेशी में कौन है, आधार। तो चाहे संग्राही धारा में परिवर्तन और आधार धारा में परिवर्तन का अनुपात बोल दीजिए, चाहे ये कह दीजिए निर्गत धारा में परिवर्तन और निवेशी धारा में परिवर्तन। यदि उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक है और निर्गत धारा की बात किया जाए तो निर्गत धारा मतलब संग्राही धारा, और निवेशी धारा की बात किया जाए मीन्स आधार धारा, यदि उभयनिष्ठ उत्सर्जक है तो। क्योंकि उभयनिष्ठ उत्सर्जक में निर्गत साइड में संग्राहीन होगा और निवेशी साइड में आधार होगा, ठीक है ना। तो संग्राही धारा में परिवर्तन और आधार धारा में परिवर्तन के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। अभी इसी नियत होने पर यदि ये मान फिक्स है, यदि ये मान फिक्स है तो इसके और इसके अनुपात, परिवर्तन का अनुपात, तो संग्राही धारा में परिवर्तन और आधार धारा में परिवर्तन के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। इसको बीटा से प्रदर्शित करते हैं, बीटा बराबर होता है डेल IC अपान डेल IB। यहाँ VEC नियत होने पर, VEC नियत
ये लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, है ना। धारा लाभ बीटा बराबर डेल आई सी अपान डेल आई बी उभय निःसृजक प्रवर्धक में, याद रखना। संग्राही धारा में परिवर्तन बटे आधार धारा में परिवर्तन, चाहे इसको बोल दो निर्गत धारा में परिवर्तन और निवेशी धारा में परिवर्तन, ठीक है ना। इसका मान जो होता है, बीटा का मान जो है 49 होता है। बीटा का मान जो होता है कितना होता है? 49। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है ना। फिर आता है प्रतिरोध लाभ। प्रतिरोध लाभ, तो इसमें ये बता दें निर्गत प्रतिरोध और निवेशी प्रतिरोध का अनुपात, निर्गत प्रतिरोध और निवेशी प्रतिरोध का अनुपात। निर्गत प्रतिरोध यानी प्रतिरोध लाभ प्रतिरोध लाभ बराबर क्या ए आर लिखा रहता है, रेजिस्टेंस एम्प्लीफिकेशन। प्रतिरोध लाभ बराबर होगा निर्गत प्रतिरोध तो आर आउट बटे आर इन, या इसी को लिख सकते हो क्या आर सी बटे आर बी। हमने कहा है ना जो आउटपुट प्रतिरोध होता है वो संग्राही का प्रतिरोध होता है, तो आर सी लिख सकते हो। और इनपुट प्रतिरोध जो है वो कौन सा है? आर बी। कैपिटल भी लिखो स्मॉल भी जो भी लिखो, है ना, उसमें बन जाओ। तो आर सी अपान आर बी, ये क्या है? प्रतिरोध लाभ, ठीक है ना। इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है आर एल बटे आर आई, ऐसा भी लिखा रहता है। आउटपुट की जगह पर लोड रेजिस्टेंस, 3 ठो नाम हमने बताया ना, निर्गत प्रतिरोध और संग्राही का प्रतिरोध या लोड प्रतिरोध। याद रखना, बहुत जरूरी बात है ये, है। यदि हम केवल इतने भर लिख देते हैं निर्गत और निवेशी तो बाद में पता चला आप भूल जाओगे, हैं। हम मानते हैं कि यदि आप कॉन्सेप्ट को कैच कर लेंगे तो जान लेंगे कि निर्गत प्रतिरोध मीन्स संग्राहीन होगा, क्योंकि निर्गत साइड में सब कुछ संग्राहीन रहता है और निवेशी साइड में आधार रहता है। फिर भी हम लिख रहे हैं, है ना। प्रतिरोध लाभ बराबर होता है निर्गत प्रतिरोध बटे निवेशी प्रतिरोध, या संग्राही का प्रतिरोध बटे आधार का प्रतिरोध, है ना, या लोड प्रतिरोध बटे निवेशी प्रतिरोध, ठीक है ना। तो ये धारा लाभ हो गया और ये प्रतिरोध लाभ हो गया। वोल्टेज लाभ क्या होगा उसको भी देखिए। वोल्टेज लाभ ए भी, संग्राही वोल्टेज में परिवर्तन और आधार वोल्टेज में परिवर्तन। लीजिए डेल वी सी अपान डेल वी बी, या इसी को चाहो तो क्या लिख सकते हो डेल वी आउट वी ओ अपान डेल वी आई, आउटपुट अपान इनपुट, ठीक है ना। अब इसी को V इक्वल टू आई आर होता है, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है, इसलिए इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो डेल आई सी इंटू आर आउट, इसको लिख सकते हो डेल आई बी इंटू आर इन। V इक्वल टू आई आर, तो आउटपुट वाले का लेंगे तो आई सी आर आउट होगा, इनपुट वाले मिलेंगे तो करंट आई भी होगा, ये हो जाएगा। तो इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो, ये किसकी वैल्यू हो गई? बीटा हो गया इतना, ये क्या हो गया? बीटा, और ये यानी वोल्टेज लाभ बराबर धारा लाभ गुणे प्रतिरोध लाभ हो गया कि नहीं? ठीक है ना। ये वोल्टेज लाभ बराबर धारा लाभ गुणे प्रतिरोध लाभ, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। वोल्टेज लाभ यानी क्या होता है? निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन और बटे निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन। निर्गत में कौन होता है? निर्गत में कौन होता है? संग्राही वोल्टेज। और निवेशी में कौन होता है? आधार। तो डेल वी सी अपान डेल वी बी लिख दिया, ठीक है ना। निर्गत और निर्गत में वी सी है, निवेशी में वी बी है। उसी को हमें
आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन भी बोल सकते हैं। अब V बराबर आई आर से ये क्या हो गया, जब V बराबर आई आर होता है तो डेल VO बराबर होगा आउटपुट करंट और इनटू रेजिस्टेंस, तो आउटपुट करंट माने IC और परिवर्तन तो डेल IC और आउटपुट रेजिस्टेंस ये इनपुट वाला हो गया। और ये मिला के बीटा बनता है, ये प्रतिरोध लाभ है, ठीक है ना। तो ये इसके बाद आता है शक्ति लाभ। तो शक्ति लाभ पावर गेन, तो इसमें क्या होता है, निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति, P आउट बटे P इन, निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को शक्ति लाभ कहते हैं। अब इसी को अब निर्गत शक्ति माने संग्राही की शक्ति, निवेशी शक्ति यानी आधार की शक्ति। अब क्योंकि P बराबर होता है I स्क्वायर R, तो P आउट बराबर लिख सकते हैं डेल IC का स्क्वायर इंटू R आउट। अब P इन बराबर लिख सकते हैं डेल IB का स्क्वायर इंटू R इन। इसलिए AP बराबर ये क्या हो जाएगा, डेल IC स्क्वायर R आउट बटे डेल IB स्क्वायर R इन। और ये किसकी वैल्यू है, बीटा स्क्वायर की, और ये प्रतिरोध लाभ AP बराबर, यानी क्या हुआ, शक्ति लाभ बराबर धारा लाभ का स्क्वायर गुणे प्रतिरोध लाभ, ठीक है ना। R आउट बटे R इन लिखा है, RB बटे RC बटे RB लिख दे कोई, हमने बताया ना कि आउटपुट माने कौन सा, संग्राही वाला, तो RC बटे R इन है। हमने ये लिखा है यहाँ R आउट बटे R इन, कोई लिख दे RC बटे RB तो गलत थोड़ी होगा। इसी को कोई ऐसा लिख दे कि AP बराबर डेल, मान लो यही लिख दिया, बीटा स्क्वायर गुणे RC बटे RB, तो कहाँ गलत है, ये कहाँ गलत है। डेल IC अपान डेल IB का स्क्वायर तो बीटा स्क्वायर, R आउट माने संग्राही प्रतिरोध, और R इन मीन्स आधार का प्रतिरोध, आधार का प्रतिरोध, इसको आप बताए हैं ना, तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। कुल मिला के इसमें क्या कन्फर्म हुआ, सब कुछ पढ़ने के बाद आपको इसमें ये क्या याद रखना है, हेडलाइंस की यदि बात करें, हेडलाइंस की यदि बात करें तो इसमें IE इक्वल टू IB प्लस IC, ठीक, बीटा बराबर डेल IC अपान डेल IB, VEC कांस्टेंट, AR इक्वल टू RC अपान RB, या कि R आउट अपान R इन, और AB इक्वल टू डेल VC अपान डेल VB, या इसी को डेल VO अपान डेल VI, या इसी को लिख दिया हमने बीटा इंटू RC अपान RB, या AB इक्वल टू बीटा इंटू AR, ठीक है ना। और शक्ति लाभ P आउट अपान P इन, इसी को हमने लिखा बीटा स्क्वायर इंटू AR, इसी को हमने लिखा बीटा स्क्वायर इंटू RC अपान RB, ठीक है ना। ये इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, बीटा स्क्वायर इंटू RL अपान RI, जो हम आउटपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको लोड रेजिस्टेंस भी लिखा रहता है, तो ये इसमें याद रखना है।
ठीक है। अब यदि ये फार्मूला होता है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल आई ई बराबर डेल आई बी प्लस डेल आई सी, ये भी है ना, ये होता है तो उसके आधार पर ये भी लिखा जा सकता है। आज जितने भी लाभ होते हैं उनमें से किसी का मात्रक नहीं होता है। ठीक, अब कोई सवाल आपको दे दिया जाए यदि ये कह दिया जाए यदि ये कह दिया जाए कि सीई का मतलब क्या होता, ध्यान देना, यहाँ सीई का मतलब है उभयनिष्ठ उत्सर्जक कॉमन इमीटर। सीई प्रवर्धक यदि लिखा है, सीई प्रवर्धक है ना, यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक इसको पढ़ते हैं। तो यदि आपको कह दिया गया कि सीई में उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में, एक क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, यदि सीई में उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में कह दिया जाए कि आर आउट जो है वो 5 किलो ओम है और आर इन जो है वो 70 किलो ओम है, अब बीटा बराबर 49 ये थोड़ा सा आप लोगों को बता दें, ये बीच में हमने यहाँ पर बीटा का मान जो है 49 लिख दिया है, उसमें ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, बीटा का मान जो हमने 49 लिख दिया है वो बीटा वास्तव में 98 आए होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा उसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। बीटा का मान आप देखो, आर आउट ये 5 किलो ओम, आर इन 70 किलो ओम, अब बीटा का मान कितना दिया है 98, ठीक है ना। अब उसमें अच्छा ध्यान दीजिए क्या कह दिया हमने, ये बीटा का मान 98 इस प्रश्न में आए हैं। अब बीटा का मान जो एक्चुअल में होता है वो लगभग 49 ही होता है, उसमें सुधारने की ज़रूरत नहीं है ना। इस प्रश्न में आए 98 है। अब ऐसे एक्चुअल में उभयनिष्ठ उत्सर्जक में जो धारा लाभ बीटा का मान होता है वो कितना होता है, लगभग 49 होता है। नहीं, सुधारने की जरूरत नहीं उसको, उसमें हमने 49 जो लिखा वो सही लिखा है। इस सवाल में आया 98 दिया गया है, ठीक है ना। तो आर आउट बराबर 5 किलो ओम है, आर इन बराबर 70 किलो ओम है। अब बीटा का मान लो कितना दे दिया गया है 98। अब इसको आपको क्या कह दिया जाए, मान लो वोल्टेज गेन निकालना हो, वोल्टेज गेन ए भी और पावर गेन ये ज्ञात करना हो, ठीक है ना। अब ये दोनों किलो ओम में है तो पहले इसको ओम में बना देना,
ठीक है। मान लो इसको हम ओम में कर देते हैं, 1 ठो ओम में है, 1 ठो किलो ओम में है, लीजिए इस टाइप से है, ठीक है ना। आर आउट बराबर 5 किलो ओम दिया गया है, आर इन बराबर 70 ओम दिया गया है, बीटा बराबर 98 दिया है, और आपको वो वोल्टेज गेन और पावर गेन लाना है, ठीक है ना। तो वोल्टेज गेन और पावर गेन जो लाना है तो इनका बारी बारी से फार्मूला लगा दीजिए। तो सबसे पहले तो आर आउट जो दिया है इसको 5 × 10⁻³ ओम करने पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपको वोल्टेज गेन का फार्मूला होता है ए भी बराबर बीटा इंटू ए आर, तो बीटा इंटू आर आउट बटे आर इन, तो बीटा कितना दिया है 98, आर आउट कितना दिया है 5 × 10⁻³ और ये रहा 14 × 5 = 70, 14 × 7 = 98, ये 7 × 10⁻³, 7 × 10⁻³ ठीक है ना, ये 700। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई भी गेन का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। अब पावर गेन लाएंगे तो AP = क्या होता है बीटा स्क्वायर इंटू AR, तो बीटा स्क्वायर इंटू AR, आर आउट बटे आर इन, ये 98 का स्क्वायर और ये वही 5 × 10⁻³ और 7 × ये 17, हाँ ये हम्म 98 × 7 × 10⁻³ 7 × 8 = 56, आसान नहीं है 63, 56, 7 नहीं है 63 और 5 68, ये ठीक, ये हो गया इसका शक्ति लाभ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमने बीच में ये बोल दिया कि उसमें सुधारना है तो वो वहाँ बीटा का मान 49 है, उसमें मत जाना, है ना। इस सवाल में 98 दिया गया है, ठीक है ना। अब सवाल जो दिया रहे उसके हिसाब से लगाना है। अब ये बताओ बीटा = ΔIC/ΔIB होता है। अब बताओ इसमें ये दोनों दिए रहेंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। यदि ये दोनों दिए हैं तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये दोनों दिए हैं तो ये आ जाएगा, ये दोनों दिए हैं तो ये आ जाएगा। क्लियर। अब बताओ, अब आप एक ये जानते हैं कि ΔIE बराबर ΔIB + ΔIC फार्मूला, ये वाला भी ठीक है। क्या कह रहे हैं देखना, आप ये जानते हैं और IE = IB + IC या इसी को ΔIE = ΔIB + ΔIC, ठीक है ना। अब आपको मान लीजिए यहाँ B है, सॉरी ΔIC/ΔIB है, C लिख दिया था हमने, है नहीं। छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं तो उसको आगे आप तक में क्लियर कर देते हैं, वो गलती से लिख दिया था, है ना। ये तो जानते न हो कि हम कब से बता रहे हैं कि ΔIC/ΔIB, और ΔIC लिख दे थोड़ी कि पहले वाला गलत था अब सही है ना। ΔIB ही होगा, गलती से हो गया था। तो ΔIC/ΔIB ये हो गया बीटा बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ पर इनमें से आपको ये दे दिया, ये दे दिया, ये दोनों दे दिया, ठीक है ना।
और कह दिया ये ज्ञात करो और ये ज्ञात करो, तो पहले ये दोनों दे दिया जाएगा तो ये ला लोगे, और जब ये आ जाएगा ये दोनों है ये हैं तो उस फार्मूला से ये लगा दोगे तो इनमें से आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। यानी बीटा बराबर डेल आई सी अपॉन डेल आई बी होता है। आपको ये दोनों दिए हैं, है ना, यानी आपको बीटा दे दिया गया और डेल आई सी दे दिया गया और कह दिया गया कि डेल आई बी ज्ञात करो और डेल आई ई ज्ञात करो। तो आप पहले ये फार्मूला लगाओगे तो इससे मिल जाएगा डेल आई बी, और जब ये मिल जाएगा तो उस फार्मूला ये दोनों को इसमें रख देंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार की क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये यानी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन इन्हीं से बन सकते हैं, इनको अच्छे से पढ़े रहिएगा। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए भी क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।